दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के बारे में। भारत में किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत का शोषण किया और बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से एक पूंजी की लूट की। तो अंग्रेज़ों का जब यहाँ पे आगमन होता है तो पहले तो शुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आते हैं, परंतु 1757 में वो राजनीतिक शक्ति उनके हाथों में आ जाती है। तो वहाँ के बाद से भारत का शोषण शुरू होता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उनके अलग अलग चरण को अगर देखें तो 1600 से 1700 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका विशुद्ध जो काम था वो व्यापार का था। राजनीति में बहुत उनका मतलब कह लें कि राजनीति में तो हालांकि दखल 1700 के बाद शुरू हुआ था, परंतु इस पीरियड में एक व्यापारिक कंपनी की तरह ही ईस्ट इंडिया काम करती है। और उनका स्वरूप क्या होता है व्यापार का, तो उस समय भारत से वो कच्चे माल खरीदते हैं, जैसे मुख्य रूप से मसाले खरीद कर लेकर जाते हैं, और साथ में हस्तशिल्प, भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा से बने हुए सामानों का यूरोप के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा डिमांड था। तो उन वस्तुओं की वो खरीद करके लेके जाते थे और वहाँ पर बेचते थे। इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता था। तो इस तरीके का जो व्यापार हो रहा था तो उसमें भारत को भी फायदा हो रहा था। भारत का फायदा कैसे हो रहा था, तो एक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही थी। विदेशी मुद्रा उस समय में आज की तरह डॉलर नहीं चलता था, परंतु सोने और चांदी जो है सो मुद्रा के रूप में प्रयोग में आते थे। तो वो सोने और चांदी के रूप में भारत को एक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही थी। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि यहाँ के हस्तशिल्प का एक बहुत बड़ा बाजार, वैश्विक बाजार मिल गया। बैठे बिठाए भारतीयों को उसके लिए अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। यहाँ के मसालों का, यहाँ के कपड़ों का और यहाँ के हस्तशिल्प से बने हुए जो तैयार माल थे तो उनका एक बाजार अंग्रेजों के द्वारा उपलब्ध हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा है कि उन वस्तुओं का, अर्थात भारत में जो वस्तुएं थी, भारत से जो लेकर विदेश में जा रहे थे, तो उन वस्तुओं का वैश्विक पहचान मिली, भारतीय वस्तुओं का। चौथा फायदा क्या हुआ कि कंपनी से एक टैक्स की प्राप्ति होती थी। तो ये क्रम 1757 तक चला। इसके बाद 1757 एक बहुत बड़ा डिमार्केशन पीरियड होता है और यहाँ से कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है भारत में, और धीरे धीरे करके वो पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो यहीं से भारत का आर्थिक शोषण शुरू होता है अंग्रेजों के द्वारा। और उनकी जो नीतियां होती है वो नीतियां भारत को लूटने या या कह लें कि इंग्लैंड को फायदा पहुंचाना होता है। और फायदा अगर एक पार्टी को, वो भी एक तरफा फायदा, ये नहीं कि भारत को उसमें कुछ विशेष वो लाभ दे रहे थे, तो वो उनकी नीति होती है। और इस पीरियड से भारत से पूंजी का निकास होता है, जिससे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा आगे जाकर दादा भाई नौरोजी। तो वो क्रम यहीं से शुरू होता है। तो आर्थिक शोषण के 3 चरण माने जाते हैं। पहला चरण 1757 से लेके 1813 तक का होता है। तो इस पीरियड को कहा जाता है बणिकवाद। बणिकवाद मतलब विशुद्ध रूप से कहें तो ट्रेडिज्म, मतलब कि सिर्फ व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपना फायदा वो कैसे निकालना है, जो हम पूंजी कम से कम लगाएं और कम से कम हमें व्यापार में पूंजी लगाना पड़े और अधिक से अधिक लाभ हो। तो यही उनकी नीति थी, इसी को बणिकवाद कहा गया। तो इस पीरियड में क्या किया गया, तो पहले क्या था कि जब अंग्रेज लोग आए थे व्यापारी बनकर, तो वो विदेशी मुद्रा लेकर आते थे और उस विदेशी मुद्रा से यहाँ से सामान खरीदते थे और उसको जाकर यूरोप के बाजार में बेचते थे। उससे उनको फायदा होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इस पीरियड में वो भारत से ही पूंजी, भारत से जो राजस्व उन्हें प्राप्त होता था उसी पैसे को वो लगाकर यहाँ से सामान खरीदते और बाहर लेकर जाते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत को जो पहले विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही थी वो विदेशी मुद्रा आना अब बंद हुआ। तो वो जो राजस्व उन्हें प्राप्त हो रहा था
अंग्रेजों को या कंपनी को कह लें, तो वो कैसे हो रहा था। तो पहले राजस्व की वसूली, जैसे 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ और यहाँ से लेके 1765 तक का पीरियड जो होता है, तो इस पीरियड में एक डम्मी शासक वो बैठाते हैं बंगाल में, पहले मीर जाफर को, उसके बाद फिर अपने अनुसार से जो भी शासन वहाँ पे बिठाते हैं और उसके माध्यम से पूंजी की लूट करते हैं। अब बाहर से वो इंग्लैंड से पैसा वो लेकर नहीं आते, मुद्रा लेकर नहीं आते, तो उसी पैसे से यहाँ के वो सामान खरीदते हैं, चाहे वो हस्तशिल्प के सामान हो, चाहे वो मसाले हों या अन्य भारतीय वस्तु जो कुछ भी हो, तो उसको खरीद कर अब वो लेकर जाते हैं इंग्लैंड में, और भारत में से इस तरीके से राजस्व की हानि होती है। अर्थात कि वो पैसा अगर यहाँ पर लगता तो उससे औद्योगिक विकास होता, कृषि का विकास होता, शिक्षा का विकास होता, रोजगार बढ़ते, उद्योग धंधे लगते, रोजगार बढ़ता, तो इस तरीके की चीजें तो हो नहीं रही थी। तो ये एक तरफा था, यहीं के पैसा से सामान खरीदो और उसको बाहर ले जाकर वो फायदा सिर्फ खुद हासिल करो, भारतीय को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था। और 65 से लेकर 72 तक जब द्वैध शासन लगता है तो यही इनकी स्थिति होती है। अर्थात 65 में इलाहाबाद की संधि होती है, बक्सर के युद्ध में हारने के बाद जो भारत की संयुक्त सेना थी, मुगल, मीर कासिम और अवध के नवाब की संयुक्त सेना हार जाती है अंग्रेजों से, तो इलाहाबाद की संधि उसके बाद होती है। उससे क्या होता है कि उनको दीवानी की प्राप्ति हो जाती है, तो अब इन्हें बंगाल से राजस्व वसूल करने का एक विधिक अधिकार मिल जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1757 से 65 के आसपास का जो पीरियड होता है, तो इस समय में वो अप्रत्यक्ष तरीके से बंगाल की लूट करते हैं। अर्थात अपना शासक वो बैठा दिया अपने अनुसार से और पूंजी की लूट कर रहे हैं। और 65 के बाद से उनको तो दीवानी अधिकार मिला हुआ था, तो उस दीवानी अधिकार से वो राजस्व की वसूली करते थे। अर्थात कि यहाँ से अब क्या हो गया, तो एक वैध अधिकार मिल गया, दीवानी वसूल करने लगे और वो जो राजस्व की प्राप्ति होती थी उसी से अब एक सीड पूंजी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था दूसरा दौर, पहला दौर। दूसरा चरण जो है वो 1813 से लेके 1857 भी, और कहीं कहीं 1860 भी लिखा होता है। तो हम इसे मानकर चल रहे हैं 1857, जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, वहां तक की स्थिति को हम जानते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, 1813 एक बहुत बड़ा डिमार्केशन पीरियड था, एक चार्टर एक्ट आया था, तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सारे व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो अब क्या हुआ कि मुक्त व्यापार का दौर शुरू हुआ। लेकिन मुक्त व्यापार अगर आज के समय में देखेंगे तो दो देशों के बीच में अगर मुक्त व्यापार हो रहा हो तो दोनों देश के व्यापारी एक दूसरे के यहाँ व्यापार करते हैं। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी, इंग्लैंड के सारे व्यापारी यहाँ पर आए, भारत के तो कोई जाते नहीं थे, क्योंकि दोनों जगह पे शासन तो पर नियंत्रण इंग्लैंड का ही था। इंग्लैंड की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी अलग अलग एक्ट के माध्यम से। तो अब क्या हो रहा था कि अलग अलग व्यापारी यहाँ पर आते हैं, कच्चा माल तो पहले की तरह जो राजस्व की वसूली होती है वही खरीदते हैं। और अब यहाँ से क्या परिवर्तन होता है कि भारत को कच्चे माल का सप्लायर बनाया जाता है। अर्थात इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वो तो हालांकि 50 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, लेकिन पहला चरण जो था उस औद्योगिक क्रांति की वजह से इंग्लैंड का अपना विकास और अपनी ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन जब उनका सरप्लस जब आता है, सारा कुछ सरप्लस हो जाता है, तब उन्हें अतिरिक्त कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो उस कच्चे माल की खरीद भारत से होती है, भारत से किया जाता है। और साथ में वो कच्चा माल किसके लिए, तो अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ से लेके जाया जाता है। और वो भी किस रेट में,
वो अंग्रेजों के द्वारा तय किए गए रेट थे, उसी रेट पे उनको सामान बेचना होता था, मजबूर किया जाता था, और वो कच्चा माल इंग्लैंड चला जाता था और वहां से उसी कच्चे माल से तैयार माल को भारत में लाकर बेचा जाता था मनमाने दाम पर। तो कच्चा माल वो कम से कम पैसे में खरीदते थे और तैयार माल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे वो बेचते थे। तो इससे दोनों तरीके से भारत का नुकसान हो रहा था। और उसके बाद कच्चा माल जब वो उनको जब अनिवार्य कर दिया गया यहाँ के लोगों को कि वो अंग्रेजों को ही बेच सकते हैं, तो जो स्थानीय छोटे उद्योग धंधे जो भारत में थे उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पाता था। तो इससे उनकी जो उद्योग धंधे थे वो चौपट हो गए कच्चे माल के अभाव में। तो इस तरीके से भारत का विऔद्योगीकरण हुआ। विऔद्योगीकरण होने की वजह से कृषि पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा। लोगों के पास रोजगार नहीं है तो कृषि पर ज्यादा दबाव पड़ा, बेरोजगारी आ गई। और बाद के समय में यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई जाती है ऐसी बनाई जाती है कि जिससे यहाँ पे ऐसा उपभोक्ता वर्ग तैयार किया जाए जो कि इंग्लैंड के में बने हुए सामान को यूज कर सके। तो उसी कारण से यहाँ पे कई सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए कि भारत में जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक दोष हैं, उनको दूर किया जाए। इंग्लिश या अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे विकास किया जाए और लोगों को अंग्रेजी सोच में ढाला जाए। सिंपल अगर आप कह सकते हैं कि अगर कोई धोती कुर्ता पहनने वाला है तो वो धोती कुर्ता ही पहनेगा, लेकिन उसको जीन्स पैंट अगर पहनवाना है तभी तो जीन्स पैंट आप यहाँ पे बेच पाएंगे। तो जीन्स पैंट पहनने के लायक उनको विकसित किया जा रहा है। उसी के तहत सारी नीतियां लाई जा रही थी, जैसे कि सामाजिक नीति हो, शैक्षिक नीति हो, आर्थिक नीति तो पहले से ही उसी तरीके से चले आ रहे थे। तो इंग्लैंड का जो भी सरप्लस प्रोडक्शन था भारत को एक बाजार बनाकर उसमें खपाना मुख्य उद्देश्य होता है और यहाँ का पूरा कच्चा माल औने पौने दाम में लेके जाना यही उनकी नीति होती है। और इसका एक और लक्ष्य होता है एकीकृत बाजार की स्थापना। एकीकृत बाजार भारत में, तो एकीकृत बाजार मतलब एक तरह का बाजार पूरे भारत भर में विकसित करने का था। तो इसी का नतीजा होता है कि बाद के समय में डलहौजी ने एक हड़प नीति लेकर आई जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो उसका उद्देश्य वही था, क्योंकि उस समय में भारत में छोटे छोटे कई देशी रियासत थे, तो उनके अपने अपने कुछ नियम तो चलते ही हैं। कोई भी अगर स्टेट होगा, अगर एक देश होगा तो उसकी तो कुछ अपनी अलग व्यवस्था होगी। तो उस व्यवस्था को जोड़कर पूरे भारत में एक सी व्यवस्था को चलाने की नीति अपनाई गई और उसी के लिए हड़प नीति लाकर अलग अलग स्टेट को मिला लिया गया ब्रिटिश राज में। और बड़े जो राज्य थे, मराठे, कर्नाटक, निजाम, मुगल, ये सारे जो है वो तो पहले ही मिल चुके थे और छोटे छोटे जो राजे राजवाड़े का जो शासन जो बचा हुआ था या अन्य भी जो मराठे वगैरह भी जो थे या मराठे सरदार थे, तो उनको भी अंततः मिला लिया जाता है। पहले तो उन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में काम करने दिया जाता है अंग्रेजों के नियंत्रण में, लेकिन अंततः पूरे हर राज्य को अंग्रेजों ने एक ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। तो एकीकृत बाजार की स्थापना मुख्य लक्ष्य था। अब शुरू होता है तीसरा चरण। तीसरा चरण था 1857 से लेके 1947 तक का। इस चरण में क्या होता है, तो इस चरण को कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद। इस समय में क्या हुआ कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। तो निवेश के कारण ही उपनिवेश शब्द आता है कि उप मतलब अपने देश में ना लगाकर हमारा छोटा सा जो कहीं और अधिकार है वहां पे उसको लगाना है, तो इसी को उपनिवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो भारत में किन चीजों का निवेश किया गया, तो इंग्लैंड के पास क्या था, भारत के पास क्या था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन बहुत ज्यादा था, तो तैयार माल वहां पड़े हुए थे। सबसे ज्यादा क्या था कि आयरन एंड स्टील कंपनी में लोहा और से
लौह और इस्पात उद्योग से बने हुए जो सामान थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। इंग्लैंड के जो व्यापारी थे उनके पास पूंजी बहुत ज़्यादा थी। जब बहुत ज़्यादा पूंजी होती है तो आदमी का दिमाग भी ज़्यादा काम करता है, तो तकनीकी विकास हो रहा था, आविष्कार हो रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें उनके पास सरप्लस थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो भारत में रेलवे का विकास किया गया। अब रेलवे के विकास करने का उद्देश्य जो थे, दो उद्देश्य थे। एक तो जो इनके पास सरप्लस माल था वो रेलवे के यहाँ पे अगर रेलवे का विकास किया जाएगा तो उसमें उनका कच्चा माल पूरा खप जाएगा, क्योंकि रेलवे के विकास से बहुत सारे जो उद्योग धंधे होते हैं वो विकसित होते हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो रेलवे का विकास हुआ वो इंग्लैंड के तैयार माल को यहाँ पर लाके उससे विकसित किया गया। एक कांटी या कील लगाने की फैक्ट्री भी भारत में नहीं लगाई गई, वो भी इंग्लैंड से ही आता था। तो पूरा उनका तैयार माल रेलवे के पास, भारत में रेलवे के विकास में लग गया, पूंजी थी। अब इसके लिए क्या था कि 1857 में तो क्रांति हो चुकी थी, तो वहाँ के व्यापारी भारत में पूंजी लगाने से डर रहे थे, लेकिन उन्हें एक सिक्योरिटी दिया गया 5% का, कि जितना पूंजी लगेगा उसका 5% हम आपको अलग से देंगे। तब वहाँ के व्यापारी यहाँ के रेलवे में पूंजी लगाते हैं। अब रेलवे का जब विकास हुआ भारत में, तो उसका मुख्य कारण जो था, या एक कारण बनता है, शोषण का कारण बनता है। अब क्या होता है कि पूरे देश में रेलवे का जाल बिछा दिया जाता है, खास करके जो भी पोर्ट सिटी जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये जो सिटी होते हैं जो समुद्री तट पे स्थित हैं, इनको अंदर के हिस्सों से जोड़ दिया जाता है और आंतरिक हिस्सों तक पहुंच बन जाती है, और वहां से भी कच्चा माल पोर्ट तक पहुंचता है और वो कच्चा माल इंग्लैंड पहुंचाया जाता है, और तैयार माल भी वो दूर दराज के इलाकों में पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है कि इंग्लैंड को बाजार जो है सो उसका स्वरूप और भी बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता है, और साथ में उनको कच्चे माल भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लगते हैं। तो इस फेज में भी मिला जुला के वही हुआ कि भारत का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, बल्कि इंग्लैंड का और भी ज़्यादा औद्योगिक विकास होता है, और भारत से और भी ज़्यादा कच्चा माल जाता है, और वहाँ के तैयार माल का एक बाजार बना के रख दिया गया। तो इस तरीके से आप 3 अलग अलग फेज में आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने जिस तरीके से भारत का शोषण किया, उसका नतीजा ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति के समय जो औद्योगिक क्रांति का जो फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा भारत को नहीं मिल पाया, और यही कारण है कि भारत आज तक उसकी मार झेल रहा है, अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। तो देश आज़ाद होने तक 1947 तक यही स्थिति बनी रही, और हमारा जो है सो हम विकास की धारा में काफ़ी पीछे छूट गए। आगे के वीडियो में आर्थिक शोषण से संबंधित जो अलग अलग लोगों के थ्योरी कुछ हैं, भारतीयों के अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा है, उसमें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और उससे यहाँ पे अंग्रेजों के का जो आर्थिक शोषण चल रहा था भारत में, उसके स्वरूप को समझने में और भी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी पीछे का समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।